सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ट्यूटोरियल्स एकेडमी। एंड जैसा कि आपको पता है, हम लोग CIL की तैयारी कर रहे हैं और उसमें मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 है। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको ये जो सेशन है वो एक पढ़ाई की तरह ना लगे, आपको इंटरेस्टिंग लगे, साथ ही साथ आपको सारी चीजें याद होती चली जाए और बाद में बस आप एक बार रिवीजन करो एंड यू विल बी डन, राइट। सो आई ट्राई कि एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में इसको मैं बताऊं, और कोई भी कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा, यू नो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू कमेंट एंड आस्क योर क्वेश्चन, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट सबसे पहले कब आया? 1961। व्हाट इट डज, इट प्रोटेक्ट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर मैटरनिटी एंड एंटाइटल्स हर अ मैटरनिटी बेनिफिट। जो मैटरनिटी का पीरियड होता है वो एक बहुत ही ज्यादा टफ होता है वुमेन के लिए, तो उसके सपोर्ट के लिए मैटरनिटी बेनिफिट है। एंड फुल पेड एब्सेंस फ्रॉम वर्क टू टेक केयर ऑफ हर चाइल्ड। दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 10 और मोर पर्सन्स। ओके, 10 और मोर पर्सन। जो भी चीजें इंपॉर्टेंट मुझे ज्यादा लगी वो मैंने हाईलाइट कर दिया है, और वो सारी चीजें जो चीजें हाईलाइटेड उसको तो आप जरूर ही पढ़िएगा, बिल्कुल ध्यान रखिए, ठीक है। याद करके चले जाइए 10 या 10 से ज्यादा लोग, ओके। और एक एडिशनल चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है, कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि कोई एक्ट अगर बना है तो उसके पीछे का जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो आर्टिकल है, किस एक्ट, वो जो एक्ट है वो किस आर्टिकल को सपोर्ट कर रहा है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 39, जो हमारा सेक्शन 39 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या बताता है? व्हाट इज सेक्शन 39? ये फंडामेंटल राइट होगा कि डीपीएसपी होगा? दिस विल बी डीपीएसपी, राइट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज इन प्रीवियस सेशन। तो डीपीएसपी जो हमारी सेक्शन 39 है वो बताती है कि स्टेट शैल डायरेक्ट दिस पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, मेन एंड वुमेन। स्टेट मतलब गवर्नमेंट जो है वो अपनी पॉलिसी ऐसे ही बनाएगी ताकि हेल्थ और स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर, मेन एंड वुमेन सिक्योर हो। तो इनफैक्ट हम ऐसा कह सकते हैं कि सेक्शन 39 को सपोर्ट करते हुए ये वाला एक्ट है, ओके। चलिए, इसका स्कोप क्या है? इसका स्कोप है होल ऑफ कंट्री। किसी किसी एक्ट में होता है कि जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होता, तो जम्मू एंड कश्मीर कभी कभी दिक्कत होती है एक्ट को एप्लीकेबल करने में। तो 1970 से ये एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल हो गया, ठीक है। कहाँ का एप्लीकेबल होगा? फैक्ट्रीज। मैंने फैक्ट्रीज का डेफिनेशन यहाँ पे नहीं दिया, आपको पता है। माइंस में भी एप्लीकेबल है। सर्कस इंडस्ट्री, प्लांटेशन, इन सब जगह ये एक्ट एप्लीकेबल होगा, राइट। अब आता है एग्जाम में, तो यू जस्ट हैव टू चेक दिस, इंपॉर्टेंट है। टू शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट कोई भी हो, कोई भी शॉप, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट हो जहाँ 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, ठीक, ओके। और जो स्टेट गवर्नमेंट है विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट किसी स्टेट, आंध्र, अब सपोज यू आर इन आंध्र प्रदेश, वहां पे किसी स्टेट में या किसी बिजनेस में आपको ये वाला जो एक्ट है एप्लीकेबल कराना है, तो यू विल हैव टू टेक अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो एक्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट मॉनिटर कर रही है डायरेक्टली, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट will take the approval of central government and may extend it to other establishment giving 2-month notice. 2-month notice. हमने कल एक्ट जो इनफैक्ट द डे बिफोर वी हैड डिस्कस्ड ESI एक्ट, जिसमें कि 1 मंथ नोटिस लेना पड़ता था, और यहाँ पे 2 मंथ का नोटिस है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखिए इस एक्ट में क्या क्या होता है। एलिजिबिलिटी क्या है? मिनिमम 80 days in the last 1 year, मिनिमम 80 days in the last 1 year वुमेन को काम किए होना चाहिए, ठीक है। जो लास्ट 1 year में, लास्ट वन, जब से वो उन्होंने ज्वाइन किया है, उसमें अगर देखा जाए कि लास्ट 1 year में कम से कम 80 दिन तो उनको जरूर वर्किंग होना चाहिए, तभी उनको ये वाला बेनिफिट मिलेगा, राइट, राइट, ठीक है। वी आर डन। नेक्स्ट, मूविंग टू नेक्स्ट थिंग, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखते हैं। तो मैंने बहुत सारा डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है मैंने बस वही इंक्लूड किया है। एम्प्लॉयर, यू ऑलरेडी नो एम्प्लॉयर का डेफिनेशन, आप अब एक्ट काफी सारा पढ़ ही रहे हो आप, तो सेम ही है, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा इंक्लूड नहीं किया। चाइल्ड का देखिए, यहाँ पे चाइल्ड का, अगर कोई स्टिल बॉर्न चाइल्ड है तो वो भी चाइल्ड के डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। यहाँ पे सेक्शन जो 3 है ना, ये जो सेक्शन 3 में यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दिए हुए हैं, तो सेक्शन 3B में चाइल्ड इज स्टिल बॉर्न चाइल्ड ऑल्सो, और सेक्शन 3C
डिलीवरी का मतलब होता है, डिलीवरी मीन्स बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, ओके। और उसके बाद देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेजेस का डेफिनेशन। वेजेस में क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है। तो ऑल रेम्यूनरेशन पेड और पेबल इन कैश टू अ वुमेन इफ द टर्म्स, जो भी टर्म्स होगा कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट का, उसके अकॉर्डिंग जो भी वेजेस होगा वो तो रहेगा ही। और इसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है, तो इंक्लूडेड रहता है कैश अलाउंसेस, मतलब जो डियरनेस अलाउंस, एचआरए अलाउंसेस जो होता है वो इंक्लूडेड रहता है, आएगा एग्जाम में, ठीक है, ओके। और फिर इंसेंटिव बोनस, देखिए यहाँ पे बोनस की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे बात की जा रही है इंसेंटिव बोनस। इंसेंटिव बोनस अगर होगा तो अलाउड होगा। द मनी वैल्यू ऑफ कंसेशनल सप्लाई फूड ग्रेन्स एंड अदर आर्टिकल्स, कुछ अगर ऐसा कुछ अगर कंसेशनल सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स एंड अदर आर्टिकल्स, कुछ ऐसा सामान वगैरह होगा तो उसका मनी वैल्यू होगा। तो ये तीन चीजें हैं जो वेजेस में इंक्लूडेड है इस एक्ट में, ओके। फर्स्ट वन इज डियरनेस एंड एचआरए, ओके। Second one is incentive bonus, and third one is concessional supply of money value of concessional supply of food goods. These three things are included. और क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है, एनी बोनस अदर देन इंसेंटिव बोनस। देखिए अब इंसेंटिव बोनस मतलब कि इंसेंटिव, राइट। तो हो सकता है उन्होंने लीव लेने से पहले कुछ ऐसा कुछ टारगेट्स एंड ऑल कुछ एक्स्ट्रा अचीव किया होगा जिसके लिए इंसेंटिव होगा, तो इंसेंटिव मिलेगा। लेकिन जो बोनस मिलता है ईयरली, जो कि कंपनी का प्रॉफिट अगर ज्यादा होता है तो उस हिसाब से अगर बोनस मिलता है तो वो बोनस के लिए एंटाइटल्ड नहीं होंगे। जो भी वुमेन मैटरनिटी बेनिफिट लेंगे वो बोनस के लिए एंटाइटल नहीं होंगे। ओवर टाइम अर्निंग्स एंड एनी डिडक्शन और पेमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ फाइन्स, ओके। कोई डिडक्शन बोनस वेजेस में क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है, ओवर टाइम अर्निंग इंक्लूडेड नहीं है, कोई डिडक्शन होता है फाइन में वो भी इंक्लूडेड नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी पीएफ प्रोविडेंट फंड नहीं होता है इंक्लूडेड, ये आपको पता ही है, ठीक है। फॉर द बेनिफिट ऑफ द वुमेन अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, किसी और एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, ये ठीक है, ओके। एनी ग्रेचुइटी पेबल टू द टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, ठीक है। ओवर टाइम फाइन ये सब इंक्लूडेड नहीं है, बोनस इंक्लूडेड नहीं है, पीएफ इंक्लूडेड नहीं है, प्रोविडेंट फंड पेंशन इंक्लूडेड नहीं है और ग्रेचुइटी भी इंक्लूडेड नहीं है, राइट, ठीक है, ओके, डन। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू सेक्शन 4। सेक्शन 3 क्या था, डेफिनेशन था, हमने देखा डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट थे, राइट। सेक्शन 4 देखिए आज क्लास की कोशिश ये रहेगी कि किसी भी तरह का क्वेश्चन आए इस ऐप से वी आर एबल टू सॉल्व इट, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एनी तो हम लोग इसको सॉल्व कर लें करेक्टली। तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्क बाय वुमेन प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड्स, देखिए कहाँ कहाँ वुमेन को काम नहीं करना है, कब कब काम नहीं करना है, ये सेक्शन 4 में दिया है। देखिए इसका क्या क्या कंडीशन है। पहला चीज इसमें जो दिया हुआ है वो है नो एम्प्लॉयर शैल नोविंगली एम्प्लॉय वुमेन इन एनी एस्टैब्लिशमेंट ड्यूरिंग द 6 वीक्स इमीडिएटली फॉलोइंग द डे ऑफ डिलीवरी, मिसकैरेज या मेडिकल टर्मिनेशन, ठीक है। अगर किसी वुमेन का डिलीवरी हो जाता है, ठीक है, फॉलोइंग द डे, डिलीवरी के बाद, मिसकैरेज के बाद या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बाद, उसके 6 महीने 6 वीक के बाद तक कोई भी एम्प्लॉयर जानबूझ के किसी भी वुमेन को एम्प्लॉय नहीं करेगा, ठीक है। अगर आज डिलीवरी हुई है तो आज से लेकर नेक्स्ट 6 वीक्स तक कोई भी एम्प्लॉयर को अगर पता है कि उसकी डिलीवरी मिसकैरेज या कुछ ऐसा हुआ है तो आज से लेकर के 6 वीक तक वो एम्प्लॉय नहीं करेगा, ठीक है, राइट। और उसके बाद देखिए नो वुमेन शैल वर्क इन एनी एस्टैब्लिशमेंट ड्यूरिंग द 6 वीक्स इमीडिएटली फॉलोइंग द डे ऑफ डिलीवरी, मिसकैरेज और मेडिकल ट्रीटमेंट। देखिए टाइमलाइन बनाते हैं, सपोज दिस इज द डेट ऑफ डिलीवरी, मिसकैरेज और मेडिकल टर्मिनेशन। तो ये जो 6 वीक्स का पीरियड है यहाँ पे एम्प्लॉयर जो है जानबूझ के एम्प्लॉय नहीं करेगा और वुमेन भी जानबूझकर कहीं भी काम ज्वाइन नहीं करेंगी, शी विल नॉट वर्क इन एनी एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है। ये 6 वीक की बात हो रही है, दिस इज द डे ऑफ डिलीवरी, ओके। चलिए नेक्स्ट, no pregnant woman shall on a request being made by her in this behalf be required by her employer to do work during any period, देखिए we will take this timeline and we will go on। देखिए यहाँ पे एक्चुअली ये पॉइंट नंबर 3 है, ये रेफर कर रहा है किससे, द पीरियड रेफर्ड हियर इज द पीरियड ऑफ 1 month immediately preceding the period of 6 weeks before the date of expected delivery, this is the date of expected delivery, ठीक है। this is 6 week
उसके बाद जहाँ पे कभी काम नहीं करना है, ये 6 वीक्स उसके पहले, ये 6 वीक्स उसके पहले, ठीक है। तो इनफैक्ट मैटरनिटी बेनिफिट हमारा स्टार्ट यहाँ से होता है, ठीक। तो इसके पहले का जो 1 मंथ है, इसका पहले का जो 1 मंथ है, यहाँ पे लिखा है द पीरियड ऑफ 1 मंथ, वो 1 मंथ में प्रेग्नेंट वुमेन के पास राइट है कि वो रिक्वेस्ट कर सकती है और एम्प्लॉयर को उसका बात मानना पड़ेगा, रिक्वेस्ट कर सकती है कि वो कोई आर्डस नेचर का काम नहीं करेगी, कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिसमें ज्यादा देर तक खड़ा रहना हो, ठीक है, और किसी भी तरीके से उसकी प्रेगनेंसी को या को डिस्टर्ब करे, लाइकली टू कॉज मिसकैरेज और अदरवाइज एडवर्सली अफेक्ट हर हेल्थ। तो ये 1 महीने में जो वुमेन है वो रिक्वेस्ट कर सकती है एम्प्लॉयर को, अगर ये सारा कंडीशन है तो, कि नहीं ये सारा काम वो नहीं कर पाएगी एंड एम्प्लॉयर विल हैव टू अग्री विथ हर, ठीक है। ये वाला यहाँ पे ये कंडीशन, ठीक। तो ये है सेक्शन 4 कि कहाँ कहाँ पर वुमेन को काम करना प्रोहिबिटेड है, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक। ये 6 वीक्स के पहले का 1 मंथ की बात हो रही है। दिस इज द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ओके। चलिए नेक्स्ट सेक्शन 5 देखिए, राइट टू पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट। सेक्शन 5 गिव्स द राइट टू पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट, ठीक है। कौन सा सेक्शन से राइट मिल रहा है? दिस इज 5. Every woman shall be entitled to and her employer shall be liable for payment to maternity benefit at the period of average daily wage, जो daily wage जो था वही मिलेगा, and for the period of absence on account of her maternity. तो जो भी women है entitled है कि उसको जो wage में जो भी उसका average daily wage है वही मिलेगा, जब तक वो absent है तब तक मिलेगा, ठीक है। That is to say the period immediately preceding the day of her delivery, the actual day of her delivery and any period following that day. Okay, no issue. Next, देखिए इसी में जो सेक्शन 5 है इसमें कुछ एलाबोरेटेड पॉइंट्स हैं ऑन स्पेशल कंडीशन जिसपे क्वेश्चन बनते हैं, तो एक बार हम लोग उसको देख लेते हैं क्या क्या होता है, ठीक। The maximum period for which any woman shall be entitled maternity benefit shall be 26 weeks, ठीक है। मैक्सिमम जो होगा, ठीक है, ये डेट ऑफ डिलीवरी है, maximum will be 26 weeks, okay, of which not more than 8 weeks shall precede the date of her delivery. देखिए ऐसे बोला जाता है कि आप मैटरनिटी लीव जो है वो 6 वीक्स पहले से ले सकते हो, डेट ऑफ डिलीवरी के 6 वीक्स पहले से ले सकते हो, लेकिन किसी स्पेशल कंडीशन में अगर हो सके तो मैक्सिमम 8 वीक्स पहले से ले सकते हो, उसके पहले से नहीं। of which more than 8 weeks shall precede the date of her expected delivery, ठीक है। 26 वीक्स जिसमें कि डेट से पहले मैक्सिमम 8 वीक्स से लिया जा सकता है, मैक्सिमम 8 वीक पहले से मैटरनिटी लीव लिया जा सकता है, ठीक है। क्लियर, ओके। द मैक्सिमम पीरियड एंटाइटल्ड टू मैटरनिटी बेनिफिट बाय वुमेन हैविंग 2 और मोर देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन, अगर दो से ज्यादा बच्चे हैं, अगर 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो मैटरनिटी लीव कितना मिलेगा? 12 वीक्स का ही मिलेगा, ठीक है। having 2 or more than 2 surviving children, जब 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो दो से ज्यादा बच्चे या 3 से ज्यादा बच्चे, 4 से ज्यादा बच्चे, अगर ऐसा केस है तो मैटरनिटी लीव सिर्फ 12 वीक्स का ही होगा, ठीक है। of which not more than 6 weeks shall precede the date of delivery. और इस केस में क्या होगा, जो मैक्सिमम जो डेट ऑफ डिलीवरी है उसका मैक्सिमम आप 6 वीक्स पहले ही ले सकते हो और बाद में 6 वीक्स ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ये भले रिड्यूस हो सकता है, मतलब कि आपने यहाँ 4 वीक ले लिया, यहाँ पे 8 वीक ले लिया, वो कह सकते हैं, बट ये वाला मैक्सिमम 6 वीक ही होगा, ठीक है, करेक्ट। जहाँ ये इस केस में अप्लाई होगा जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा बच्चे हैं, ओके। फिर if a woman dies during this period, the maternity benefit shall be payable only for the days up to including the day of her death, ठीक है। अब जो women है उसका कुछ एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है, लेकिन उसके पहले या उसके बाद कभी उसके डेथ हो जाती है, ठीक है, तो जब टिल द डे ऑफ हर डेथ उसे मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। टिल द इतने टाइम पीरियड के लिए उसको मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा, ठीक, राइट। If a woman having been delivered of a child dies during her delivery or during the period immediately following the date of delivery, leaving behind in either case the child, अगर देखिए अगर women का डेथ हो जाता है कभी भी, या तो इसके पहले या तो बाद में, लेकिन बच्चा है, लेकिन but the child survives, तो मैटरनिटी बेनिफिट एंटायर पीरियड के लिए मिलेगा, ठीक है। women की डेथ हो जाती है लेकिन चाइल्ड सर्वाइव करता है
तो मैटरनिटी बेनिफिट फॉर द एंटायर पीरियड जो कि होगा हमारा 26 वीक्स, ठीक। बट इफ द चाइल्ड ऑल्सो डाइज, लेकिन अगर दोनों की डेथ हो जाती है, मदर एंड चाइल्ड दोनों की अगर डेथ हो जाती है, तो जिस दिन चाइल्ड की डेथ होगी उस दिन तक मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है। अगर चाइल्ड की डेथ इस समय हो रही है, मदर की डेथ मान लीजिए पहले भी हो गई कभी भी, अगर चाइल्ड की डेथ इस समय हो रही है तो इस समय तक टिल द डेथ ऑफ इंक्लूडिंग द डेथ ऑफ चाइल्ड, यहाँ तक आपको मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। करेक्ट, अंडरस्टूड। इन सारे पॉइंट से क्वेश्चंस बनते हैं और अब आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है, और समझ में आएगी तो याद भी रहेंगी, समझ में अगर आएगा तो बिल्कुल याद भी रहेगा, ठीक है। ओके, राइट, सारी कंडीशन आपने समझ लिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। देखिए पॉइंट नंबर 5 इंपॉर्टेंट है कि ऐसा होता है कि अगर नेचर ऑफ वर्क कुछ ऐसा है कि वर्क फ्रॉम होम वुमेन को दिया जा सकता है, तो जो एम्प्लॉयर है, द एम्प्लॉयर में अलाउ हर टू डू सो आफ्टर अवेलिंग द मैटरनिटी बेनिफिट फॉर सच पीरियड। देखिए मैटरनिटी बेनिफिट था, कंप्लीट हो गया 26 वीक्स कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद अगर WFH टाइप सिचुएशन है, मतलब वुमेन को अगर WFH दिया जा सकता है और एम्प्लॉयर और वुमेन म्यूचुअली एग्री करके अपना अगर एम्प्लॉयर और वुमेन दोनों एग्री कर लेते हैं तो इसके आगे टिल इंडेफिनिट पीरियड या फिर जब तक भी जैसा भी उन लोगों का एग्रीमेंट होगा उस हिसाब से WFH प्रोवाइड किया जाना चाहिए वुमेन को, ठीक है। वुमेन को प्रोवाइड किया जाना चाहिए। अगर काम वैसा है तो एम्प्लॉयर शुड टेक इनिशिएटिव, एम्प्लॉयर शुड एनकरेज इट, राइट, ठीक है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस पीरियड, राइट। देखिए नेक्स्ट सेक्शन 5 का में ही 2 और पॉइंट थे, इसके पहले भी हम सेक्शन 5 ही पढ़ रहे थे। सेक्शन 5A है और 5B है, सिंपल सा है, ज्यादा कुछ नहीं है। कि कंटिन्यूएशन ऑफ पेमेंट ऑफ पैटर्निटी बेनिफिट इन सर्टेन केसेस, जैसे कि हमने कल देखा था, हमने ESI पढ़ा था, तो ESI में ऑलरेडी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट और वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट इंक्लूडेड है, राइट। तो अगर कोई ऐसा एस्टेब्लिशमेंट है, फॉर एवरी वुमन एंटाइटल्ड टू पेमेंट ऑफ पैटर्निटी बेनिफिट अंडर दिस एक्ट शैल notwithstanding the application of ESI to the factory, हाँ ठीक है, वही कि जो है अगर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ESI एक्ट एप्लीकेबल नहीं हो रहा है तो वुमेन जो है वो एंटाइटल होंगी पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के। कब नहीं होगा, ये हमने देखा था कि मैक्सिमम 21 की सैलरी होनी चाहिए। वुमेन की सैलरी अगर 25 के पर मंथ है तो ये वाला एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑब्वियसली खुद से एप्लीकेबल हो जाएगा, राइट, दिस इज व्हाट इट इज। अब नेक्स्ट देखिए पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट इन सर्टेन केसेस। देखिए एवरी वुमन हु इज एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट टू व्हिच प्रोविजन ऑफ ESI अप्लाई, तो जहां पे प्रोविजन ऑफ ESI अप्लाई होता है मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बिकॉज ऑफ ESI एक्ट मिलेगा, यस। हुज वेज for a month exceed the amount specified in sub clause of section 2 of that act, यहाँ पे बात हो रही है ESI एक्ट की। तो बस वही है कि जहां पर ESI एक्ट अप्लाई होता है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट खुद अप्लाई हो जाएगा, और जहां पर अगर उसकी जो सैलरी है वो 21 के से ज्यादा है तो हमारा ये एक्ट एप्लीकेबल होगा, पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा, राइट। एंड हु फुलफिल्स द कंडीशन स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 5 shall be entitled to the benefit of maternity act payment of maternity act पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट अंडर दिस एक्ट। यहाँ पे वही ESI एक्ट की बात की जा रही है कि ESI एक्ट में भी अगर कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं तो मिलेगा मैटरनिटी बेनिफिट। बस मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि या तो ESI एक्ट अगर एप्लीकेबल है और सैलरी 21 के से कम है तो मैटरनिटी बेनिफिट एप्लीकेबल नहीं होगा, और दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करती है तो हमारा ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है, राइट। नेक्स्ट नोटिस सेक्शन 6 देखिए, नोटिस ऑफ क्लेम फॉर मैटरनिटी बेनिफिट, ठीक। नाउ जो वुमेन होगी वो कैसे क्लेम करेगी कि उसे मैटरनिटी बेनिफिट चाहिए, तरीका क्या है, क्या क्या कब करना है, कैसे करना है, ओके। तो जो भी वुमेन एम्प्लॉयड होगी किसी एस्टेब्लिशमेंट में वो नोटिस देगी राइटिंग में विथ प्रूफ टू एम्प्लॉयर स्टेटिंग हर मैटरनिटी बेनिफिट एंड एनी अमाउंट शी मे बी एंटाइटल्ड अंडर दिस एक्ट।
सिंपली उसे नोटिस देना है राइटिंग में टू एम्प्लॉयर विथ प्रूफ, ओके। और in the case of a woman who is pregnant, such notice shall state the date from which she will be absent from work. आपको नोटिस में बताना है कि कब से आप एब्सेंट होंगे, and not being a date earlier than 6 weeks from the date of expected delivery. तो आप डेट बताओगे, ठीक है। तो आप उसमें जो भी आपका एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट होगा उसके 6 वीक्स पहले उससे आप बताओगे कि हाँ यहाँ से यू विल बी एब्सेंट फ्रॉम वर्क, यू विल बी एब्सेंट फ्रॉम वर्क फ्रॉम दिस डेट, ठीक है। आप इसके 5 वीक पूर्व के बता सकते हो, बट मैक्सिमम आप यहाँ से ही बता सकते हो, ठीक है। स्पेशल कंडीशन कुछ अगर हेल्थ इशू हो जाता है तो 8 वीक होगा, नहीं तो 6 वीक है। एनी women who has not given the notice when she was pregnant may give such notice as soon as after the delivery, ठीक। कभी कभी क्या होता है अगर प्रीमैच्योर डिलीवरी हो जाती है एंड शी हैज नॉट गिवन द नोटिस, तो जैसे ही डिलीवरी होगा, तो जब भी पॉसिबल हो पाएगा तो वुमेन को नोटिस दे देना है, ठीक है, राइट। ऑन रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस, अब क्या हुआ, अब एम्प्लॉयर को नोटिस मिल गया, एम्प्लॉयर को नोटिस मिल गया, ही शैल परमिट सच वुमेन टू एब्सेंट हरसेल्फ फ्रॉम द एस्टैब्लिशमेंट। एम्प्लॉयर परमिट करेगा ही करेगा, नहीं तो फाइन है, ठीक। ड्यूरिंग द पीरियड फॉर व्हिच ही रिसीव द मैटरनिटी बेनिफिट, ओके, दैट्स इट, एम्प्लॉयर को परमिट करना होगा। द अमाउंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट for the period preceding the date of her expected delivery shall be paid in advance by the employer. सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, कंटेंट ज्यादा लग रहा है लेकिन सिंपल सी चीजें हैं। The amount of maternity benefit for the period preceding the date of her expected delivery shall be paid in advance on production of such proof. अगर women को चाहिए तो expected dates of delivery से पहले एडवांस पेमेंट हो सकता है। ये जो डिलीवरी डेट होगा इस तब जो 6 वीक का जो सैलरी होगा एडवांस में दिया जा सकता है। एंड द अमाउंट ड्यू फॉर द सब्सिक्वेंट पीरियड शैल बी पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द वुमेन विदिन 48 आवर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सच प्रूफ एज पे बी प्रिस्क्राइब दैट वुमेन हैज डिलीवर्ड द चाइल्ड, ठीक है। और इसके बाद अगर वुमेन प्रूफ दे देती है कि मेरी डिलीवरी हो चुकी है और उसके 48 आवर्स के अंदर एम्प्लॉयर जो है जो भी अमाउंट ड्यू रहेगा वो दे देगा, ठीक है, 48 आवर के अंदर, ठीक ठीक। क्या क्या हुआ देखिए, दिस इज द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो इस पीरियड के लिए एडवांस पेमेंट मांगा जा सकता है बिफोर डिलीवरी, और इस पीरियड के लिए भी पेमेंट आप मांग सकते हो 2 डेज मैक्सिमम 48 आवर्स आफ्टर डिलीवरी। आप प्रूफ सबमिट करके आप इस पीरियड के लिए भी एडवांस पेमेंट मांग सकते हो, ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट, लीव फॉर मिसकैरेज। कई बार आता है क्वेश्चन, सेक्शन 9 है लीव फॉर मिसकैरेज। तो अगर मिसकैरेज होता है तो उसके लिए भी आपको पेड लीव मिलता है, कितने टाइम के लिए, 6 वीक्स के लिए। 6 वीक्स इमीडिएटली फॉलोइंग द डे ऑफ मिसकैरेज आपको, अब यू आर एंटाइटल्ड टू हैव लीव विद वेजेस एट द रेट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट। इसका भी जो रेट होगा वो मैटरनिटी बेनिफिट के रेट पे ही होगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन 11 नर्सिंग ब्रेक के बारे में बताता है कि कोई भी वुमेन अगर इफ शी रिटर्न्स टू वर्क आफ्टर डिलीवरी, तो इन एडिशन टू द इंटरवल फॉर रेस्ट अलाउड टू हर, तो अगर वापस आती है काम करने के लिए आफ्टर डिलीवरी, तो जो भी उसको इंटरवल मिला होगा रेस्ट के लिए उसके अलावा, ठीक है, शी विल बी अलाउड इन कोर्स ऑफ हर डेली वर्क 2 ब्रेक्स फॉर द प्रिस्क्राइब ड्यूरेशन, ठीक है। अगर उसको रेस्ट के लिए, एडिशनल रेस्ट के लिए बोला जा रहा है तो वो एडिशनल रेस्ट ले सकती है 2 ब्रेक, एडिशनल 2 ब्रेक्स इन द कोर्स ऑफ अ डेली वर्क 2 ब्रेक्स ऑफ द प्रिस्क्राइब ड्यूरेशन। जो भी ड्यूरेशन डॉक्टर ने बोला होगा कि उसको हर 3 घंटे बाद थोड़ा रेस्ट करना है, 2 घंटे बाद थोड़ा रेस्ट करना है, तो शी कैन टेक दैट टाइप ऑफ ब्रेक्स एज वेल, ठीक है, मैक्सिमम 2 ब्रेक्स। फॉर नर्सिंग द चाइल्ड अंटिल द चाइल्ड अटेन्स द एज ऑफ 15 मंथ्स। अच्छा, तो ये जो ब्रेक ले सकती है फॉर नर्सिंग द चाइल्ड, कब तक के लिए, टिल द एज ऑफ 15 मंथ्स। तो नेक्स्ट 15 मंथ्स के लिए women are allowed to take nursing break in addition to the rest interval allowed to her, right? Okay, क्लियर। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि कितने टाइम के लिए बेबी, कब तक, कितना बेबी का एज होगा तब तक उसे नर्सिंग ब्रेक अलाउड है, तो 15 मंथ्स के लिए नर्सिंग ब्रेक अलाउड। नेक्स्ट, सेक्शन 12 देखिए, डिसमिसल ड्यूरिंग एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी। अब क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर है अगर उसे डिसमिस कर देता है, it shall be unlawful for her employer to discharge or dismiss her
ड्यूरिंग ऑन अकाउंट ऑफ सच एब्सेंस। अब आप अगर आप एब्सेंस हो, अगर आपने मैटरनिटी लीव ली है, उस समय एम्प्लॉयर आपको डिस्चार्ज या डिसमिस नहीं कर सकता, राइट। एंड टू गिव नोटिस ऑफ डिस्चार्ज और डिसमिसल ऑन सच केस, ना आपको नोटिस भेज सकता है ना आपको डिस्चार्ज कर सकता है। अगर एम्प्लॉयर ऐसा करेगा तो इट विल बी अनलॉफुल, he will have to pay penalty, right? And any women, अभी तो एम्प्लॉयर के लिए देखा, अब any women deprived of maternity benefit or medical bonus or both, discharge or dismissed during on account of her absence। देखिए, अगर किसी women को ऐसा लगता है कि उसे maternity benefit या medical bonus नहीं मिला है, या फिर दोनों नहीं मिला है, या फिर उसे डिस्चार्ज या डिसमिस कर दिया गया है क्योंकि वो काम से एब्सेंट थी, तो इन दोनों केस में वो 60 दिन के अंदर जो भी अथॉरिटी प्रेस्क्राइब की जाएगी उसको अपील कर सकती है। ऑन ऑर्डर ऑफ सच डिप्रीवेशन, कि उसको डिप्राइव कर दिया गया बेनिफिट से या फिर डिस्चार्ज या डिसमिस कर दिया गया, तो वो ऐसा कंप्लेन कर सकती है, अपील कर सकती है जो भी अथॉरिटी होगा उसको विदिन 60 डेज। ठीक है, यू हैव टू रिमेम्बर दिस, ओके, 60 डेज। डन। चलिए, मूविंग टू नेक्स्ट सेक्शन, नो डिडक्शन ऑफ वेजेस इन सर्टेन केसेस। अब कब क्या होता है कि जो डिडक्शन नहीं होगा, तो no deduction from the normal and usual daily wages of a woman entitled to maternity benefit shall be made by the reason only of the nature of work assigned by her virtue of the provision contained in subsection this and break। देखिए, एम्प्लॉयर नहीं बोल सकता है कि हम आपका वेज से पैसे काट लेंगे, हम आपके पैसे डिडक्ट कर लेंगे, अगर नेचर ऑफ वर्क असाइंड टू हर बाय वर्च्यू ऑफ प्रोविजन कंटेन इन सबसेक्शन 4। तो सबसेक्शन 4 में हमने क्या देखा था, वुमेन आर्डस वर्क नहीं करेगी, वो ज्यादा देर खड़ी नहीं रहेगी, जो भी मुश्किल काम होगा जिससे मिसकैरेज हो सकता है वो सारे काम वो नहीं करेगी। तो अगर कुछ ऐसा रहता है कि हम तो तुम्हें लाइट वर्क दे रहे हैं, अगर एम्प्लॉयर कहता है वुमेन को कि आई एम गिविंग यू लाइट वर्क, तो आई विल डिडक्ट योर वेज, ऐसा वो नहीं कह सकता है। नो डिडक्शन अगर नेचर ऑफ वर्क लाइट हो जाता है तो उसके कारण एम्प्लॉयर वेज डिडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ब्रेक्स फॉर नर्सिंग द चाइल्ड, अगर जो सेक्शन 11 में हमने देखा कि चाइल्ड नर्सिंग के लिए जो भी ब्रेक मिलता है टिल 15 मंथ्स, उसमें भी एम्प्लॉयर नहीं कह सकता वुमेन को कि आई एम गिविंग यू ब्रेक, तो आपसे वेज डिडक्ट होगा। ये दोनों केस में वेज डिडक्शन इज नॉट अलाउड। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए सेक्शन 14। अब आगे आपको पता ही है इसलिए मैंने बहुत ज्यादा एलैबोरेट नहीं किया। सेक्शन 14 में क्या होता है, एक इंस्पेक्टर की अपॉइंटमेंट होती है बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। कैसे करेगा, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देकर के करेगा, राइट। इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है। सेक्शन 15, 16 ये सब में वही ड्यूटीज ऑफ इंस्पेक्टर दी हुई है, जिसमें कि वो मॉनिटर करता है कि ठीक ठाक से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं एक्ट, और वो सब कुछ वो मॉनिटर करता है। रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर चेक करता है, इंस्पेक्टर का काम होता है रिकॉर्ड एंड रजिस्टर वगैरह सब चेक करता है एम्प्लॉयर के बिहाफ में। कभी भी प्रीमाइसेस में एंटर करके वो चेक कर सकता है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट की एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 18 देखिए, फॉर फीचर ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट। अब मैटरनिटी बेनिफिट कब कैंसिल हो सकता है, इफ अ वुमन वर्क्स इन एनी एस्टैब्लिशमेंट आफ्टर शी हैज बीन परमिटेड बाय हर एम्प्लॉयर टू एब्सेंट हरसेल्फ अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6। ठीक है, अब क्या की वुमन बोली कि ठीक है चलो आई एम प्रेग्नेंट एंड आई विल बी एब्सेंट फ्रॉम सच एंड सच डेट, और ये जो 6 वीक्स का पीरियड था उसमें वो कहीं और जाकर के काम करने लगे। ठीक है, किसी दूसरे एस्टैब्लिशमेंट में वो अगर जाकर के काम करने लग जाती है ड्यूरिंग हर पीरियड ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट, तो वहां पे उसे she shall forfeit her claim to maternity benefit for such period, तो वहां पे उसे मैटरनिटी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, राइट। तो या फिर सेक्शन 21 देखिए, लास्ट सेक्शन की पेनल्टी अगर क्या क्या होगी, अगर एम्प्लॉयर जो होता है वो मैटरनिटी बेनिफिट अगर नहीं पे करता है अमाउंट और ये डिस्चार्ज या डिसमिस कर देता है एम्प्लॉयर, तो इम्प्रिजनमेंट होगा 3 months which may extend to 1 year and fine 2000 to 5000, 2K to 5K, और ये 3 months to 1 year। ठीक है, और अगर एम्प्लॉयर जब कंट्रावीन करता है प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, जैसे कि अगर मना करता है कि तुम्हें लाइट वर्क मिल रहा है तो तुम्हारा वेज हम डिडक्ट कर लेंगे एंड ऑल, कुछ भी, तो मे बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट 1 year इम्प्रिजनमेंट, फाइन 5K और बोथ। ठीक है, नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। ठीक,
या सो दैट्स इट। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बस अमेंडमेंट देखेंगे। तो आई होप अभी तक की सारी चीजें आपको क्लियर है अच्छे से, कुछ चीजें याद भी होती जा रही हैं। जस्ट 2 मिनट के लिए रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या क्या देखा? इंट्रोडक्शन, इसको एप्लीकेबिलिटी देखा, एलिजिबिलिटी देखा, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में हमने चाइल्ड का देखा, डिलीवरी का देखा, वेजेस में क्या क्या इंक्लूडेड है। तो डियरनेस अलाउंसेस, एचआरए, इंसेंटिव, बोनस, मनी वैल्यू ऑफ कंसेशनल सप्लाई इंक्लूडेड है, ठीक है। क्या इंक्लूडेड नहीं है? बोनस, ओवर टाइम, फाइन, पीएफ, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, ये सब आपको पता ही है, ये सारा इंक्लूडेड नहीं है, ठीक। उसके बाद सेक्शन 4 था हमारा। जिस तरह से एक फ्रेमवर्क है एक्ट का, उसी तरीके से बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो सेक्शन 4 में क्या है कि कब कब एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिटेड है। तो यहाँ पे 6 वीक्स प्रोहिबिटेड है, इधर 6 वीक्स प्रोहिबिटेड है। एम्प्लॉयर को भी एम्प्लॉय नहीं करना है, वुमेन को भी काम नहीं करना है। और यहाँ पे जो है वो ये भी लिखा है कि सेक्शन 4 में हमने लास्ट में भी देखा था कि सेक्शन 4 में ये सारी कंडीशन है जहाँ पे कि 6 वीक से पहले, डिलीवरी डेट के 6 वीक्स के पहले जो 1 मंथ पीरियड होता है उसमें रिक्वेस्ट कर सकती है प्रेग्नेंट वुमेन कि ऐसे केस में हम काम नहीं करेंगे और एम्प्लॉयर विल हैव टू अग्री, ठीक है। सेक्शन 5, राइट टू पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट, ओके, जिसमें कि हमने देखा था स्पेशल केसेस कंडीशन की कब कब मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा, कैसे कैसे मिलेगा। 26 वीक्स ऑफ विच नॉट मोर देन 8 वीक्स शैल प्रीसीड द डेट ऑफ हर एक्सपेक्टेड डिलीवरी। और उसके बाद अगर बच्चे 2 या 2 से ज्यादा है तो 12 वीक्स ही होगा। और अगर डेथ हो जाता है बच्चे के केस, वुमेन या बेबी का या दोनों का, तो फिर कब कब कितना मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा ये हमने देखा था, राइट। उसके बाद क्या था? WFH को इनकरेज किया जाएगा। और उसके बाद हमने देखा था कि 21 के से कम सैलरी है और ESI एप्लीकेबल है तो एक्ट नहीं लगेगा। और अगर 21 से कम सैलरी है बट ESI एप्लीकेबल नहीं है तो मैटरनिटी बेनिफिट लगेगा। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। 21 के से ज्यादा सैलरी है तो ऑब्वियसली मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 ही अप्लाई होगा, ठीक है। ये सब कुछ हमने देखा था। उसके बाद नोटिस ऑफ क्लेम की किस तरीके से क्लेम करना है, कब क्लेम करना है, वो सारा कुछ हमने देखा था कि notice, pregnant women will give notice not being a date earlier than 6 weeks from the date of her expected delivery। 6 weeks से पहले उसे नोटिस देना है। और किस तरीके से उसे बेनिफिट मिलेगा। ऑन रिसिप्ट ऑफ द नोटिस एम्प्लॉयर शैल परमिट सच वुमेन टू एब्सेंट हरसेल्फ। जब से नोटिस मिलेगा तब से एम्प्लॉयर जिस भी डेट दे विल डिसाइड और उस समय से वो उसे मैटरनिटी बेनिफिट के लिए the women will be applicable। और एडवांस पेमेंट कब कब मिलेगा, यहाँ पे भी हमने देखा था कि एडवांस पेमेंट 6 वीक्स का जो ड्यूरेशन होगा उसमें वो एडवांस पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर सकती है। और अगर डिलीवरी हो जाता है तो उसके 48 आवर्स के अंदर अंदर वो बाकी के जो सब्सिक्वेंट पेमेंट होगा उसके लिए भी वो रिक्वेस्ट कर सकती है। नेक्स्ट, लीव फॉर मिसकैरेज 6 वीक्स होता है। नर्सिंग ब्रेक्स में हमने देखा था 15 मंथ्स के लिए मिलेगा। नर्सिंग ब्रेक के लिए डिडक्शन ऑफ वेजेस नहीं होंगे, डिसमिसल या डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता है। और अगर किया गया तो शी कैन अपील। और नो डिडक्शन ऑफ वेजेस हमने देखा था। एंड देन मैटरनिटी बेनिफिट का फोर फीचर कैसे हो सकता है, कैसे कैंसिल हो सकती है बेनिफिट्स। पेनल्टी हमने देखा 3 months to 1 year। एंड देन जो फाइन होगा वो 2 के से 5 के तक एक्सटेंड करेगा। अब देखते हैं मैटरनिटी बेनिफिट का जो अमेंडमेंट आया था 2017 में उसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। दिस अमेंडमेंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो अमेंडमेंट है इट वाज पास्ड इन राज्यसभा on August and Lok Sabha on 9 March 2017 and received assent from President of India on 27 March 2017। तो कोई भी बिल होता है वो इसी तरह से पास होता है, पहले राज्यसभा से, फिर लोकसभा से, फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन मिलता है, राइट। और ये एप्लीकेबल कब हुआ था? 1 अप्रैल। इसके 3 दिन के बाद 1 अप्रैल 2017 से एप्लीकेबल हो गया, ठीक है। और क्या क्या अमेंडमेंट हुई थी देख लेते हैं। सबसे पहला तो था इंक्रीज्ड पेड मैटरनिटी लीव। तो इसके पहले क्या था? बस 12 वीक्स ही था। तो 12 वीक्स से बढ़ा के 26 वीक्स इसी समय से किया गया था, ठीक है। 12 वीक्स से बढ़ा करके 26 वीक्स इसी समय से किया गया था। हाँ, फिर वही दिस बेनिफिट कुड बी अवेल्ड बाय वुमेन फॉर अ पीरियड एक्सटेंडिंग अप टू मैक्सिमम ऑफ 8 वीक्स बिफोर एक्सपेक्टेड डिलीवरी and the remaining can be availed after the childbirth, the same thing which we have studied, right। next, और यहाँ पे भी ये जो 2 या 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो 12 वीक्स का ही होगा। 6 वीक डिलीवरी से पहले, 6 वीक डिलीवरी के बाद, वो भी जो हमने पढ़ा था ये इसी अमेंडमेंट का ही पार्ट है।
ठीक है, पहले ऐसा नहीं था, पहले बस 12 वीक ही था। नेक्स्ट, मैटरनिटी लीव फॉर अडॉप्टिव एंड कमिशनिंग मदर्स। अगर कोई मदर बच्चे को अडॉप्ट करती है तो भी मैटरनिटी लीव मिलेगा, और वो कितना होगा, 12 वीक्स का होगा। टू बी अवेलेबल टू मदर्स अडॉप्टिंग अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 3 मंथ्स। 3 महीने से छोटा बच्चा अगर अडॉप्ट करती है तो 12 वीक्स का मैटरनिटी लीव मिलेगा। एज वेल एज कमिशनिंग मदर्स, कमिशनिंग मदर्स को भी मैटरनिटी लीव मिलेगा। कमिशनिंग मदर्स मतलब, तो कमिशनिंग मदर हैज बीन डिफाइंड एज बायोलॉजिकल मदर हु यूजेस हर एग टू क्रिएट एन एम्ब्रियो प्लांटेड इन एनी अदर वुमन। तो अगर शी इज यूजिंग हर एग, मतलब शी इज टेकिंग द हेल्प ऑफ सरोगेसी, तो उसे कमिशनिंग मदर कहा जाता है, और उसे भी 12 वीक का मैटरनिटी लीव मिलेगा। ओके, तो वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन जो हमने अभी देखा था, इसे फैसिलिटेट किया जा रहा है अगर आफ्टर द एंड ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट पीरियड ऑन म्यूचुअल अग्रीमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड वुमेन, तो उसे इंकरेज करने की जो चीजें थी वो इसी अमेंडमेंट में आई थी कि कैन बी एक्सरसाइज्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 26 वीक लीव पीरियड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वर्क, ओके, ऑन म्यूचुअल अग्रीमेंट। नेक्स्ट एक और चीज आया था काफी इंपॉर्टेंट, वो था क्रेच फैसिलिटी। तो क्रेच फैसिलिटी मैंडेटरी बना दिया गया है फॉर एवरी एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 50 और मोर एम्प्लॉइज। कहीं भी 50 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं तो क्रेच फैसिलिटी होनी ही चाहिए। एंड women employees should be permitted to visit the crèche 4 times a day including rest interval। crèche में वो जा सकती हैं 4 बार including rest interval। where crèche facility are not able to women employee, there should be 2.5 hour rest period। अगर crèche facility नहीं है, मतलब 50 से कम है, तो एक घंटे का 1/2, there should be 2.5 hour rest period। तो आधे घंटे का 2 रेस्ट पीरियड मिलना चाहिए जहाँ पे 50 से कम एम्प्लॉय है और क्रेच फैसिलिटी नहीं है वहां पे। ठीक है, राइट, क्लियर है? या तो दैट्स ऑल फॉर दिस एक्ट। आई होप जो भी क्वेश्चन बनेंगे इतने सारे पॉइंट से ही बनेंगे। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने रेडी किए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एंड एम्प्लॉय इंश्योरेंस एक्ट टुगेदर कैन बी एप्लीकेबल। ये जो तीनों एक्ट हैं ये साथ में तीनों एप्लीकेबल हो सकते हैं, या फिर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट कैन बी एप्लीकेबल एट अ टाइम, और वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट एंड ईएसआई एक्ट कैन बी एप्लीकेबल एट अ टाइम, और वर्कमैन मैटरनिटी आर एप्लीकेबल, ईएसआई इज नॉट एप्लीकेबल। क्या होगा इसका आंसर? तीनों साथ में एप्लीकेबल नहीं हो सकते क्योंकि इसके अंदर ही ये दोनों आ जाता है, ईएसआई के अंदर ये दोनों आ जाता है। तो यही बॉस है, अगर यही एप्लीकेबल हो जाता है तो इन दोनों को जरूरत है ही नहीं, तो ये नहीं होगा। ठीक है, फिर वही ये दोनों कैन बी एप्लीकेबल एट अ सेम टाइम, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये तो इसी के अंदर आ जा रहा है, राइट, तो नहीं होगा। फिर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट एंड ईएसआई कैन बी एप्लीकेबल एट द सेम टाइम, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी इसी के अंदर आ जा रहा है, नहीं होगा। और उसके बाद ये दोनों एप्लीकेबल हैं, अगर ये दोनों एप्लीकेबल हैं तब इसकी जरूरत नहीं है ना, तब इसकी जरूरत नहीं है, तो पॉइंट नंबर डी सही हो जाएगा कि इसकी, क्योंकि अगर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट एंड मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आर एप्लीकेबल तो हमारा ये वाला जो है एक्ट वो एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर जो ये दोनों चीजें आ जाती है वो तो ऑलरेडी अलग से एप्लीकेबल है, तो इसकी जरूरत नहीं। ओके, नेक्स्ट, no contribution is required for getting benefit under which of the following legislation। very important, देखिए ईएसआई में हमने देखा कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है एंड ऑल, लेकिन मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 जो हमारा है और एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट मतलब वो जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है, इन दोनों के केस में आपको कोई भी कंट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं है। हमने देखा कहीं भी हमारे आज हमने एक्ट पढ़ा इसमें कहीं भी वुमेन को अलग से कंट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं है फॉर गेटिंग दैट बेनिफिट। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, टिल व्हाट एज ऑफ चाइल्ड विल अ मदर गेट 2 नर्सिंग ब्रेक्स इन द कोर्स ऑफ अ डेली वर्क। क्वेश्चन नंबर 3 हमने अभी भी डिस्कस किया, तो 15 मंथ्स जो चाइल्ड का एज 15 मंथ्स होगा तब तक मदर को 2 नर्सिंग ब्रेक मिलती रहेंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ डेली वर्क, राइट। तो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ये पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी
जो भी हमारे स्टूडेंट्स है ट्यूटलीज एकेडमी एप्लीकेशन पे, और कोई भी डाउट हो फर्दर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ग्रुप पे भी मैसेज कर सकते हैं. So with this, I'll be ending the session now. Thank you all for your time.